उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दास्तान नैयर की पिछली कड़ी में संगीतकार ओपी नैयर जी ने इस दौर के संगीत के चलन पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया किस वजह से उन्होंने संगीत की दुनिया से संन्यास लिया। पिछली कड़ी में ही नैयर जी ने बताया कि किस कारण से उन्होंने लता मंगेशकर पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने रफी साहब की शख्सियत की विशेषताएं गिनाई और बताया अपनी पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला जी के बारे में। आज प्रस्तुत है दास्तान नैयर की छठी कड़ी। अच्छा, मधुबाला से वाबस्ता कोई भी ऐसी बात, कोई वाकया जो आपका उनके साथ? मधुबाला मेरे बहुत मतलब उनका पसंदीदा संगीतकार था और उनकी पसंदीदा गायिका थी लता। तो हमारे स्टूडियो में शूटिंग के लिए आती थी, 15-15 शूटिंग दिन चलती थी। तो मुलाकात, जो एक पिक्चर वो डायरेक्ट कर रही थी जिसका मैं म्यूजिक डायरेक्टर था, वो उनके घर जाकर वो पिक्चर हमने साइन की थी। वो मुझे बाबू बुलाती थी, तो वो खाना दोपहर का उनका स्टूडियो को आता था तो फ़ोन कर देती थी कि बाबू तुम घर से खाना नहीं लाना, खाना हमारे साथ ही खाना इकट्ठे खाए। फिल्म लाइन के उधर कई ऑफिस थे जले कि भाई ये क्या बात है, ये मधुबाला डब्बा लेके उधर जाती है इसके रूम में। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं, सवाए इसके कि बहुत बड़ी फनकारा थी। मैं उनको अपनी छोटी बहन की तरह उनकी इज्जत करता था और बहुत बहुत अच्छी औरत थी। जितनी हसीन थी उससे डबल हसीन थी दिल की। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। हावड़ा ब्रिज 1958। गायिका आशा भोसले, गीतकार हसरत जयपुरी। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। वो मैंने सुना है कि एक बार मधुबाला से आपने कहा था कि मेरे घर पे तुम्हारी तस्वीर लगी हुई, वो क्या वाकया है? वो भासी साहब, वो वाकया बड़ी मुश्किल से ठीक किया, इज्जत रहेगी हमारी। वाकया ये था कि मधुबाला जी को जब मैं मिला फर्स्ट टाइम, मैंने कहा आप तशरीफ़ लाएंगी तो मेरे घर में आपकी तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त जड़ी हुई है वहाँ। एक दिन उन्होंने बोला कि आज हम शाम को आपके घर आएंगे। मैंने कहा तशरीफ़ लाइए। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, यार उसके घर में मधुबाला की तस्वीर थी। मैं कहा ये ला के छोड़ जाओ मेरे घर में, उसको बाहर लटका दिया आपने। तो आके देखा भी वाकई ये मेरा चाहने वाला है, नहीं तो बड़ी बुरी हालत होती। अच्छा, ऐसा किसी और आर्टिस्ट के लिए हुआ? नहीं, और किसी की तस्वीर लगाई कभी, या किसी हीरोइन या? नहीं, मैं तो सिर्फ मधुबाला एक आर्टिस्ट थी। आज तक भी उनके हुस्न का और उनके अंदर की जो खूबसूरती
वो उससे भी बढ़कर थी। उसी जमाने की सुरैया भी। क्या बात है। सुरैया का मैं नाम इसलिए अभी तक नहीं लिया कि सुरैया जी अपनी वजह की ऐसी हसीन गाने वाली थी कि जिनके अंदाज में सुर ही सुर भरा हुआ था। मालिक की देन थी उनको। यानी सुरैया का आधा सुर सुरैया, यानी सिंगर एक्ट्रेस। आपने सही फरमाया कि एक सुर ऊपर से रैया और सुरैया है मिक्स, वो ऐसी कमाल की गायिका है। और मैं तो उनका बड़ा भारी फैन हूँ। मेरी एक तस्वीर में वो मुझे मेरा खुश नसीब भी है कि मुझे उनसे आपने गाना भी गवाया। तो जरा सी बात पे खफा ना हो, रफ़ी साहब के साथ डुएट था उनका। दूसरा एक और शायर थे, उनका लिखा हुआ गाना है कि सोई है कहाँ जाकर तकदीर मोहब्बत की। है कहाँ जाकर। मिस्टर लंबू 1956, गायिका सुरैया, गीतकार हर्ष। उनको तो तेरे दुख की परवाह नहीं कोई, मरने के सिवाय दिल अब राह नहीं कोई, अब राह नहीं कोई। मिटती है तो मिटने दे तस्वीर मोहब्बत की, अब मौत ही बाकी है तस्वीर मोहब्बत की। कोई है कहाँ जाकर। आपने मधु बालाजी का जिक्र किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने जो आशा पारेख जी पे भी फिल्माए गए। फिर ये शम्मी कपूर साहब जो हैं। अजय साहब, शम्मी तो छा जाता था, गाना अदा करने वाला ऐसा सिंगर ही कोई नहीं, एक्टर ही कोई नहीं है। उसका भाई राज कपूर भी वो नहीं अदा करता जो शम्मी था। आपको लगता था कि मतलब यहाँ आपके गाने के साथ में न्याय होगा इसके पिक्चराइजेशन? 100%। और कोई ऐसा गाना जो आपको लगा कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पर्दे पर बहुत ही खराब पिक्चराइज? नहीं साहब, शम्मी साहब का कोई गाना ऐसा नहीं। नहीं, उनका नहीं, कोई और दूसरे एक्टर। नहीं, देखिए उसमें कई वजूहत हो सकती हैं वासी साहब, कि प्रिंट अच्छा ना हो, जब प्रोसेसिंग अच्छी ना हुई हो, ये फोटोग्राफी ठीक ना हो, कई चीजें हो सकती हैं। आप यहाँ ये बताइए कि शम्मी कपूर साहब का चूंकि जिक्र आया है, वो गाना जिसको आप उनसे जोड़ते हो, आपको बहुत पसंद है। एक तो रफ़ी साहब हैं, उसमें मौजूद हैं, आप तो मौजूद हैं ही, और शम्मी कपूर भी उस गाने में मौजूद। रफ़ी साहब तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन शम्मी कपूर साहब थे। पिक्चराइजेशन के वहाँ मैं मौजूद था। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। कश्मीर की कली 1964, गायक मोहम्मद रफी, गीतकार एसएच बिहारी। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का।
के ख्वाब, हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना है सजदे के ख्वाब, हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी को। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो, बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द की दवा हो, सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। नैयर साहब, लंबे अरसे तक आपने गीता दत्त जी से गीत गवाए, उसके बाद में एक बहुत लंबा गैप आ गया। फिर गीता जी ने कभी आपसे इसकी कभी शिकायत, कभी कोई मलाल आपसे जाहिर किया कि आप भूल गए हैं? जरूर। एक दिन रात को मैं सोया पड़ा था तो उन्होंने रात को कोई 2 बजे मुझे फ़ोन किया कि नैयर साहब क्या बात है, कुछ आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने कहा गीता जी बिल्कुल नहीं, ये कभी आप सोचे भी नहीं, तो मेरे से गाने क्यों नहीं लेते आप, क्योंकि गुरुदत्त भारे फिर भी आएंगे बना रहा है, उसमें तो आप मेरे गाने लीजिए। मैंने कहा गीता जी एक सच्चाई पूछेंगी तो ये है कि आशा भाई जो बीच में आ गई हैं, तो मैंने कहा वो बहुत इसरार करती हैं कि नहीं सिर्फ मैं ही गाऊंगी, मैं किसी और को गाना नहीं गाने दूंगी। आपको कभी रंज होता था कि आपने उनको ले पाया? जरूर, बहुत ज़बरदस्त रंज होता था, लेकिन क्या था कि ये न मत समझिएगा कमल साहब के मुझे वो आशा बाई की कोई वीकनेस थी, वो तो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो सिर्फ ये बात ज़रूरी थी कि कलाकार बहुत अच्छी थी और वो उनकी असरार किसी हद तक सही भी थी कि मुझे सिर्फ मुझसे गवाइए आप लेडीज़ के गाने। और वो जो मलाल है मुझे आज तक भी 78 की एज में गिल्टी फील कराता है। कभी आपको उनसे मिल करके कहने का और ऐसा नहीं, मौका वो मौका नहीं मिला, क्योंकि जब बात की उसके कोई 8 या 9 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। आर पार 1954। आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में
में कर भी ले नजर को चार। प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह, सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। गुरुदत्त जो उनके हस्बैंड, उनको जीनियस तो बहुत माना ही जाता है। उनकी फिल्मों में आपने संगीत दिया। गुरुदत्त जी को दूसरे लोग बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के रूप में जानते। देखिए, मेरी कोई जाति कोई ऐसी मेल जोल नहीं था। बाकी वो कभी कभी जब ड्रिंक कर लेते थे तो मुझे हमेशा बुला लेते थे, और वो उनके अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, उनके लव अफेयर्स, ये सब बताते रहते थे। एंड ही वाज क्वाइट डिस्गस्टेड विद दोज थिंग्स। एंड लेट मी टेल यू कि वो भी इस चीज के खुद भी कारण थे, ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ। संगीत जब आपके साथ में उसके सेशन होते थे, वो बैठते थे उसमें आकर के हाँ सुनते थे? हाँ, बहुत। तो यानी वो गाने सुन के वैसे भी मेरे से ही यूज्ड टू लाइक माय सिंगिंग सो मच। कहता है, एक वर्ड था उसका, मैंने हमेशा बोला लोगों को कि ओपी नैयर ट्रांसलेट्स लिरिक्स इनटू म्यूजिक। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उनको आपका कौन सा गाना पसंद था बहुत ज्यादा? उसको जो भी मैं गाने बनाता था उसकी तस्वीरों में सब गाने उसको पसंद आते थे, लेकिन उसको सबसे ज्यादा गाना ये पसंद था, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। मिस्टर एंड मिसेस 55 1955। आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी की। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। चूहा तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के, चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं
जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी। ये एक चीज बताइए और जानना चाहता हूँ मैं, अमूमन क्या होता है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत सारे लोग उनके साथ में वहां पर लिरिसिस्ट भी मौजूद हैं, आप फिल्म के आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं। आपके रिकॉर्डिंग के समय भी ऐसे लोग मौजूद रहते थे, आर्टिस्ट या आप? नहीं, आर्टिस्ट तो कोई भी आता नहीं था, और आते भी तो मैं कोई किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन कोई आर्टिस्ट आता ही नहीं था। शायद टेम्परामेंट उनको मेरी मालूम थी कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिस्ट आदमी को आता नहीं था। सॉन्ग राइटर ऑफ कोर्स, गाना लिखा वो रिकॉर्डिंग में होते थे। अच्छा, एक बात मेरे जहन में उभर रही है, वो ये कि गुरुदत्त की शुरू की फिल्में जो थी, बाज, आर पार और फिर सीआईडी में भी आपका म्यूजिक था। उसके बाद जब उन्होंने 14वीं का चांद, प्यासा और कागज के फूल, तब क्या आपसे अप्रोच नहीं? नहीं, वो आए मेरे पास हर तस्वीर के लिए। हमने उजरत इतनी मांगी, उनकी अपने हीरो होने की वो प्राइस नहीं थी। वो ज्यादा उजरत मांगने की कोई खास वजह? क्योंकि पहले आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं। देखिए, वजह ये थी, बात कुछ भी नहीं मेरे पास के, हालांकि शेवरलेट गाड़ी थी, बट ही हैड प्रॉमिस्ड मी, राज खोसला एंड वहीदा रहमान, कि अगर सीआईडी हिट हुई मैं एक एक डिसोटो गाड़ी तुमको लेके दूंगा, एक तीनों को। हाँ, 2 को तो उसने लेके दी और हमको नहीं दी। कहते यार तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ी गाड़ी है। तो मैंने कहा सबके पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास छोड़ो, तुम्हारी नीयत की बात करो अपनी भाई। बस उसके बाद फिर जो बात करे उल्टा चलते थे हम। हाँ, फिर भारे फिर भी आएंगी के अंदर ही begged me, requested me कि you must do this। मैंने सुना है पहले उसमें एस.डी. बर्मन साहब बराबर थे, 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, मजरू के लिरिक्स थे, वो काटने पड़े उनको। कहते लगे देखो मेरा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पहला गाना उन्होंने अपने ऊपर पिक्चराइज किया था, वो मैंने देखा भी था। आपके हसीन हो, उसकी हीरोइन वही माला सिन्हा ही थी। माला सिन्हा थी और दूसरी थी तनुजा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। नहीं साहब, एक फिल्मकार के रूप में, एक फिल्म मेकर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में गुरुदत्त के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, गुरुदत्त को मैंने जैसे आपको कहा कि बाबूजी धीरे चलने के वक्त उसने ऐसा इंटरफियर छोटा सा किया। एक दिन हम उसकी रिकॉर्डिंग पे, अपनी शूटिंग पे उसने मुझे बुलाया कि नैयर साहब आइए। मैं गया तो ये को खुन्नस नहीं मैंने निकाली, मैंने कहा जरा इससे मस्ती आज करो। तो मधुबाला के ऊपर गाना पिक्चराइज हो रहा था, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है। तो कहने लगा कि कैसी लगी पिक्चराइजेशन। मैंने कहा यार गुरुदत्त जरा कैमरे की पोजीशन ठीक नहीं लगी मेरे को। कहता यार तेरे को क्या पता कैमरे का। मैंने कहा बेटा इसी वक्त मैं तुम्हें याद करा, तुम्हें क्या पता म्यूजिक का। तो मजाक से बात करके वो निकल गए। नहीं सब, जब आपके गानों की के बारे में हम सोचते हैं और गानों पर एक नज़र डालते हैं तो एक ऐसा गाना है जिसके बारे में बहुत लंबे वक्त से मेरी जिज्ञासा रही है, वो है ये देश है वीर जवानों का। एक अलग उसमें पंजाबी टच है उस गाने में। और है ही पंजाबी धुन साहब जी, वो मेरी धुन नहीं है, पंजाबी फोक है वो। उस गाने की जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे थे या उसकी धुन जब बना रहे थे और जब उसकी तैयारियां या रिहर्सल चल रही थी, उससे जुड़ी कोई खास बात है? कोई किस तरह से वो आपके जहन में? कोई खास बात नहीं, तो पंजाबी धुन थी, बोल लिख के लाए साहिर लुधियानवी, हमने उसे उस धुन झड़ दी और सबको पता था ये पंजाबी धुन है, मेरी है ही नहीं। आज जब भी कभी शादियां होती हैं और बारातें निकलती हैं, बैंड पर ये गाना बजता और दूसरा बजता है मेरा नाम चिंच चिंच, बस ये 2 गाने मद्रास जाओ कलकत्ता जाओ शादियों में बजते ही बजते। मतलब इनके बिना शादियां ही नहीं होती, ऐसा है।
चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा। पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। आप जब कभी सुनते हैं तो कैसा लगता है कि बैंड पर आपका ये देश वीर जवानों का बज रहा है और एक वीर जवान घोड़े पर चला जा रहा है शादी करने को? कुछ फीलिंग नहीं होता, हमने तो काम किया, काम करके निकल गए, बजते रहते हैं, बैंड वाले बजाते रहते हैं। अच्छा, कभी आपके गानों का, मान लीजिए ये देश वीर जवानों का कोई रीमिक्स आ जाए और वो आपको सुनने को मिले तो दिल में कहीं कोई एक कोना होगा जहाँ तकलीफ होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। आजकल बड़े रीमिक्स चलते हैं। एक HMV ने रीमिक्स निकाला है, वो मेरे सनम का है, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। वो काफ़ी दफ़ा रेडियो पे आता है, लेकिन बहुत अच्छा, उन्होंने लड़की गाने वाली भी बहुत अच्छा गाई है। और डायरेक्टर ने कोई समसूद, मिस्टर सूद डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज भी किया है और लड़कियां भी बड़ी खूबसूरत हैं। मैं खास करके वो देखने जाता हूँ सिर्फ लड़कियों के लिए। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। नया दौर 1957। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी की, गीतकार साहिर लुधियानवी। रुत प्यार करने की आई,
जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। मधुबाला जी के बारे में हम आपसे कुछ और जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई उनके साथ में कोई संस्मरण आपको याद है, प्रसंग कोई जो हमारे साथ बांटना चाहेंगे, जो बहुत कोई देखिए कोई ऐसी मेरा उनका कुछ इस किस्म का रिश्ता भी नहीं था, सवाए कलाकार एक दूसरे कलाकार से मिलना, लेकिन मेरे संगीत को बहुत पसंद करती थी और लता मंगेशकर की आवाज़ को। नहीं कि तुम बहुत अच्छा ऐसा काम करते हो, क्या लग गया, ऐसा सुना ही नहीं। इसीलिए तो खुद मुझे एक पिक्चर में साइन किया जाए, खुद वो डायरेक्टर थी, वो पिक्चर बनी नहीं, बात अलग है। शी वॉज गोइंग टू डायरेक्ट ए मूवी वेयर आई वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर। जैसे रफ़ी साहब के बारे में बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन पे आते थे एक दूसरे रफ़ी बन जाते थे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो फरिश्ता इंसान थे और बहुत अच्छे, इतने अच्छे इंसान थे कि दुनिया में आपको कम ऐसे आदमी, मोहम्मद रफ़ी जैसे, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में गायक भी कोई नहीं मिलेगा उनकी टक्कर का। कभी कोई ऐसा कोई घटना याद है जिसमें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो बहुत मदद भी किया करते थे अपने ऐसे साथी गायकों की जो पिछड़ गए थे उस दौर में, या कभी कोई ज़रूरतमंद आता था? नहीं, हमेशा हर उनके दर से कोई खाली नहीं जाता था, ये हकीकत है। उस दौर में कितना अमूमन पैसे मिलते थे एक गाने के सिंगर्स को? नहीं साहब, रफ़ी साहब तो हमारे पास कोई प्राइस पूछते ही नहीं थे, कि जो प्रोड्यूसर दे दे कि नैयर साहब के गाने के लिए ले लेते थे, चुपके से लिफाफे में बंद करके दे दिए, चुपके से ले लेते थे, कभी सवाल नहीं किया उन्होंने। और लिरिसिस्ट वगैरह कितना उनको? लिरिसिस्ट मेरे पास कोई 2000 से ऊपर किसी ने नहीं लिया, वरना 1000 तो मिनिमम था। मैक्सिमम कितना पे किया आपने किसी सॉन्ग के लिए? नहीं, मैंने बहुत कम किया ऐसा। एक दौर ऐसा भी आया कि जब आपने रफ़ी साहब से गाने नहीं गवाए, उसकी भी कोई खास वजह, जैसे गीता जी के साथ हुआ था, कुछ ऐसा ही? नहीं, वो तो एक डिसिप्लिन की बात इन्होंने पहले मेरे से की, मैंने इनको बता चुका हूँ कि टाइम पर वो तशरीफ नहीं लाए, तो वो, और उसके बाद फिर कैसे दोबारा? फिर वो दोबारा खुद चले आए घर पे मेरे, तो वो भी रोए, मैं भी रोए। मैंने बोला आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं कि मेरे अंदर अपना एक ईगो रहा, आप मुझे मिलने चले, आप मुझसे बहुत ऊंचे इंसान हैं। एक आपने दक्षिण भारत की फिल्म भी की तेलुगु में, नीरा जन्म, उसका आई गॉट द स्टेट अवार्ड। उसमें इलैयाराजा बहुत तड़पे, बहुत बोले ये पंजाबी आदमी है, तो राजेश्वर राव वहाँ के पुराने कंपोजर थे, उन्होंने तेलुगु में मेरी धुनों को गाकर सुनाया, बोला कि देखो ये पंजाबी है कि तेलुगु देशम का आदमी है। तो दे वर फोर्स टू गिव मी द अवार्ड, तेलुगु मूवी स्टेट अवार्ड। उसके बोल कैसे, कौन समझाता था आप? बोल साहब लिखे हुए वो थे उनके, मिस्टर नारायणन रेड्डी उनके लिरिक्स थे, और वो तेलुगु ज़बान में मेरे को लिख के देते थे, उसका तर्जुमा इंग्लिश में नीचे लिख के देते थे। तो उसके फीलिंग्स क्या हैं, आई यूज्ड टू कंपोज। जैसे उनका एक गाना था, नीनू चूड़कले नुंड लेनू, बहुत एस जानकी का एक गाना था, ने ने साक्षे मुँह, बहुत अच्छा गाने वाली वो भी। एस जानकी अगर हिंदुस्तान में रहती तो कोई फिल्मी गायिका नज़र ना आती, इतना ऊंचा अच्छा गाने वाली औरत। मतलब अगर वो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती तो उनसे अच्छा कोई गाने वाला नहीं था। अच्छा, जिक्र चल रहा है गायकों का, तो तलत साहब से आपने कम काम लिया है, लेकिन बहुत अच्छा काम। तलत साहब की एक तो तस्वीर थी, बाद में वो गाना गाए, मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी तकदीर हूँ मैं। तो उसके बाद सोने की चिड़िया में
वो एक साइड हीरो के रोल में आए, तब वो 2 गाने मेरे पास गाए, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, और दूसरा सच बता तू मुझ पे फिदा। वेलवेट वॉइस, नायत शरीफ आदमी, वो भी बहुत शरीफ आदमी, कम बात करने वाले, काम से काम। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। सोने की चिड़िया 1958, आशा भोसले, तलत महमूद, गीतकार साहिर लुधियानवी। मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा। चांद सी सूरत तेरी मोहनी, मूरत तेरी, चांद सी सूरत तेरी मोहनी, मूरत तेरी, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा। तो आपको कोई ऐसी दुश्वारी नहीं लगी, क्योंकि तलत साहब की गायकी बिल्कुल अलग थी, उनकी गायकी गजल से बहुत करीब। नहीं जी, गायकी कोई चीज़ नहीं होती है, ये गायकी होगी क्लासिकल सिंगरों ने बनाई उनकी, ये गायकी फिल्म लाइन में कोई गायकी नहीं है, गायकी तो हम बनाते हैं इन लोगों की। नहीं, ऐसा होता ना कि कहा जाता है कि फिल्मी गायक के लिए खुली आवाज जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ कहने वाली कि तंग आवाजें भी चलती हैं। अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को कितना तंग और दबा के रिकॉर्ड किया गया है कि ये कूचे ये नीलम घर दिलकशी की प्यासा का। अब देखिए ये तो कंपोजर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कैसे काम लेना है। नील साहब, आपके कई गाने शमशाद बेगम ने गाए हैं और आपने कहा था कि शमशाद बेगम आपको ख़ास हिंदुस्तानी और धरती से जुड़ा स्वर लगता है, उनकी आवाज़ आपको खालिस हिंदुस्तानी। टेम्पल बेल उसकी आवाज़ का नाम है, टेम्पल बेल। जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं, गिरजे में घंटे बजते हैं, इस तरह की वो खनक है आवाज़ में जो किसी फीमेल आर्टिस्ट में नहीं है और ना होगी। अपने कंपोज किए हुए और शमशाद बेगम के गाए हुए जो आपके गीत हैं, उनके बारे में हमें बताइए कि वो शमशाद बेगम की क्या रेंज थी और वो आप कितना खींच लेते थे उनको। और बड़ी रेंज थी उनकी, कोई रेंज उनकी कम नहीं थी, खूब रेंज थी। नया
अंदाज 1956, शमशाद बेगम, गीतकार जानिसार अख्तर। रात रंगीली गाए रे, मुँह से रहा न जाए रे, मैं क्या करूं, कासे कहूं मेरे साजना। रात रंगीली गाए रे, मुँह से रहा न जाए रे, मैं क्या करूं, कासे कहूं मेरे साजना। रात रंगीली गाए रे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। इसी तरह से आपकी जो कंपोजिशंस हैं उसमें वायलिन्स, पियानो, गिटार ये बहुत सुनाई देते हैं, और ये खास तौर पर पाश्चात्य। नहीं, ऐसा देखिए कई गानों में ऐसा दिखेगा आपको, कई गानों में आप देखेंगे सितार की बड़ी प्रोमिनेंस है, सरोद की बड़ी प्रोमिनेंस है, सरंगी की बड़ी प्रोमिनेंस है। वो जहाँ जहाँ जिस टाइप का गाना बनता है उस कंपोजिशन के मुताबिक ऑर्नामेंटेशन, ऑर्केस्ट्रेशन भी की जाती है। नहीं सर, आपने कहा था बीच में सारंगी के बारे में कि सारंगी कोठों का साज था, फिर बाद में उसको हम रोमांस से मिला है और उसको बड़ा रोमांटिक साज ही मानते हैं, लेकिन आपके रोमांटिक गीतों में गिटार का भी और पियानो का भी बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा कुछ था कि मतलब इस फीलिंग को उभारने के लिए ये जो साज है आपकी कुछ पसंदीदा साज था कि वो ही इस्तेमाल? नहीं, जहाँ पर पियानो के पीछे वायलिन्स बजते हैं या वायलिन्स की रेंज आती है या पियानो प्रोमिनेंट रहता है, तो जो उस वक्त उस सॉन्ग के ऑर्केस्ट्रेशन की डिमांड होगी वैसे नैयर साहब ने की होगी। बस वो तो मैंने तो आपसे अर्ज कर चुका हूँ, कुछ नहीं जानता, जो मालिक की देन है वो जैसे बख्शता वैसे कर दिया। कई बार ये देखा जाता है कि यूरोप की, खास तौर पर जो यूरोप के महान संगीतकार रहे हैं एक ज़माने के, या फिर पॉप जो संगीतकार रहे हैं, उनका बड़ा असर हिंदुस्तान के सिनेमा पर लंबे अरसे से होता रहा है। जैसे बीटल्स थे बड़े पॉपुलर, लेकिन मेरा कोई गाना बताइए कि बीटल्स की धुन पे मैंने लिया ना ही। आप उनको सुना करते थे? ना, कभी नहीं। मैं किसी को नहीं सुनता था। जो सुना बचपन में पंकज मलक, आरसी बोरल, तिमर बरन, कमल दास गुप्ता, मास्टर गुलाम हैदर, पंडित गोविंद राम, इन लोगों को मैंने सुना। या मेरे बचपन के वक्त पाकिस्तान के कंपोजर से अनायत हुसैन, उनके अंडर में गा चुका हूँ।
और मास्टर धनीराम, उनके भी अंडर में गा चुका हूँ। 2 गाने रिकॉर्ड किए उनके अंडर। दे वर द कंपोजर, आई वाज द सिंगर। नहीं साहब, सैक्सोफोन का भी आपके गानों में इस्तेमाल नजर आता है, और सैक्सोफोन एक अलग तरह का, एक ट्रांस में ले जाने वाला साज है। सैक्सोफोन भी बेटा कई किस्म के हैं। एक तो है टेनर, दूसरा है आल्टो, एक है बैरिटोन। तो बैरिटोन का इस्तेमाल बहुत कम है, चूँकि वो बेस है ज़बरदस्त, वो बैठ के उसको बजाना पड़ता है। आल्टो जो आप खड़ा होकर बजा सकते हैं, और टेनर भी खड़ा होकर बजा सकते हैं। आमतौर पे यही इस्तेमाल होते हैं। आपने किस तरह के सैक्सोफोन का इस्तेमाल? मैंने अहमद वासी साहब के इस गाने में, जो कि आके दर जवां है, उसमें बैरिटोन सैक्सोफोन इस्तेमाल किया है। उसमें आप सुनेंगे कि कैसा वो नीचे बेस में आता है। नहीं साहब, आपने बताया था जब इससे पहले बातचीत चल रही थी कि आपके पास पियानो था और आप पियानो पर भी अक्सर कंपोजिशंस। नहीं, पियानो पर ऑर्केस्ट्रेशन बनाता था और बाजे पर मैं धुनें बनाता था, हारमोनियम पर। कभी ऐसा हुआ कि एक खाली शाम है और आप अपनी कुछ जो दिल में आ रहा है वो बजाए चले जा रहे हैं, अकेले हैं, और आप हैं और आपका पियानो है और आपकी धुन है? मैं बिल्कुल कमर्शियल आदमी था जी। बोल आगे आए, पैसा हाथ में लिया, गाना बनाया और छुट्टी। उसके बाद साज से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं साहब, क्या ताल्लुक अलग रखने। You see, my base was I came in this industry to make money and name. I made that and withdrew. I am a secured man. मालिक का करम है मेरे ऊपर। मैं ऐसा समझता हूँ और मानता हूँ कि अल्फाज किसी भी नगमे की रूह होते हैं, और तर्ज या जिसे धुन कहते हैं, वो जिस्म या उसका बदन है। और जब वो बिल्कुल फाइनल तरीके से एक लिबास पहन लेती तो वो आवाज़ एक लिबास है। क्या कभी आपको ये दिक्कत पेश आई है कि इन तीनों का तालमेल नहीं हो सका, या कहीं कोई कम रह गया हो और कोई ज़्यादा हो? आप वासी साहब ये बताइए, आपने खुद बोल दिया है कि रूह जो है वो है सॉन्ग राइटर नहीं, मतलब अल्फाज। जी, मैं तो फिल्मी बात करता हूँ, सॉन्ग राइटर। और जिस्म है वो है, आप निकाल लीजिए, आप रूह निकाल दीजिए तो म्यूजिक भी बकवास है और वो लिबास भी बकवास है, सब चीज़ें। जब रूह ही निकल के बचा क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा लगा कि इन तीनों का बराबर का हिस्सेदारी नहीं हो पा रही? नहीं, कभी नहीं लगा। जब सफलता आपको मिलने लगी, पैसा आया, ऐसी कौन सी हसरत थी जो कभी हमारे मन में बचपन में रहती है, किशोर अवस्था में रहती है, जब हम थोड़े से जवान होते हैं तब भी होती कि मेरा ये सपना, मैं इसको पूरा जरूर करूंगा? वो ऐसी कौन सी चीज पहले खरीदी है? मेरे को साहब कन्वर्टेबल गाड़ी का बहुत शौक होता था, तो मेरे पास लेमन कलर की शेवरलेट कन्वर्टेबल थी। जब मैं गुजरता था मैरिन ड्राइव से तो लोग मेरी गाड़ी देखते थे, मुझे नहीं देखते थे। ऐसी वो गाड़ी थी, इतनी खूबसूरत गाड़ी। वो मेरे को 1.5 वर्ष के करीब मेरे पास रही, फिर उससे भी तंग आ गए, फिर अगली और गाड़ी, बड़े बदलते रहे। होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। सावन की घटा 1966, गायिका आशा भोसले, गीतकार S.H. बिहारी।
हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तबीयत में टिका नहीं था, रेस्टलेस सोल। तो ये ठहराव जो कहते हैं कि आपकी तबीयत में नहीं था, तो इससे आपको जाहिर है कि कमर्शियली नुकसान भी पहुंचा। हाँ साहब, देखिए नुकसान पहुंचा उसका मुझे गम नहीं, क्योंकि मैं इतना कुछ रॉयल्टी में ले चुका था, तो मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि नो कॉम्प्लेक्सेस, नो रिग्रेट्स एंड नो फ्रस्ट्रेशंस। नहीं साहब, कवि प्रदीप, प्रेम धवन, एस.एच. बिहारी, शबन रिजवी, राजा मेहदी अली खां, नूर तिवासी, कमर जलालाबादी, जानिसार अख्तर साहब, साहिल लुधियानवी और मजरू, ये तमाम नाम फरमा मलिक, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने आपके साथ में काम किया है। उनकी रचनाएं जो हैं आपने संगीतबद्ध की। हर एक के बारे में जानना चाहेंगे, किसकी कौन सी बात आपको इसमें एक और नाम अनजान। हाँ, अनजान साहब, अजीज कश्मीरी, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है वो। बल्कि अजीज साहब तो एकदम शुरू में आ जाते हैं, आपकी जहाँ से आपका सफर शुरू हुआ था। उनके लिए आपने, उनकी कितनी रचनाएं आपने? अजीज कश्मीरी साहब ने मेरे ख्याल में 4-5 तस्वीरें मेरे साथ लिखी हैं। किसी में 2 गाने, किसी में 3 गाने। एक अक्लमंद फिल्म थी, पूरी उनकी लिखी हुई थी। नसीहत थी, CID 909 और ये रात फिर न आएगी। मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे, मजा कहते हैं किसको, किसी पर मर के देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या। ये रात फिर न आएगी 1966, गायिका आशा भोसले, गीतकार अजीज कश्मीरी। प्यार की सूली, ये सूली चढ़ के देखेंगे, मजा कहते हैं किसको, किसी पर मर के देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या। अपना मोहब्बत का सवाली है, नशीली आँख से देखो, सुराही दिल की खाली है। तुम्हारे दर पे दिल अपना मोहब्बत का सवाली है, नशीली आँख से देखो, सुराही दिल की खाली है। छलक जाती है कैसे, छलक जाती है कैसे, सुराही भर के देखेंगे, मजा कहते हैं किसको, किसी पर मर के देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या। फैसले पर खुशी से मर के देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे।
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दास्ताने नैयर की छठी कड़ी। जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसी और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक और चंद्रशेखर भूयार ने। दास्ताने नैयर की इस कड़ी को संयोजित और संपादित किया राकेश जोशी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों की।